वेलकम स्टूडेंट्स। अभी कुछ दिन तक मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसके लिए सॉरी। कुछ विशेष कारण थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब फिर आप लोगों के लिए लगातार वीडियो अपलोड की जाएगी। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम। विद्युत अपघटन के फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, इसके पहले हमने विद्युत अपघटन प्रक्रिया पढ़ा, जिससे हमने जाना कि किसी इलेक्ट्रोलाइट सेल पर जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है तो उसके कैथोड पर, एनोड पर कुछ पदार्थ डिपॉजिट अथवा इवॉल्व होते हैं, मुक्त होते हैं। जैसे हम कॉपर सल्फेट कराते हैं तो कैथोड पर कॉपर जमा होती है। सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो सोडियम कैथोड पर जमा होता है, क्लोरीन गैस एनोड पर रिलीज होता है। और कौन सी मेटल जमा होगा, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, ये इलेक्ट्रोलाइसिस की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये हमने भली भांति देख लिया है। अब इन सब में हमारे पास एक सामान्य सी प्रश्न आती है कि आखिर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में किसी इलेक्ट्रोड से डिपॉजिट अथवा इवॉल्व जमा होने वाले पदार्थ अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, क्या होगी, ये हमारे मन में क्वेश्चन क्रिएट होता है। इसी द्विधा को दूर करने के लिए फैराडे नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड 2 रूल्स दिया, जिसको आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर और बता दूँ कि फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस रूल 2 चीज़ों पर रिलेशन स्टेबलाइज करता है। पहला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और इवॉल्व इन इलेक्ट्रोड या इन एल इलेक्ट्रोड्स। दूसरा पहलू है इसका अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, जितनी चार्ज पास कराई जाती है और जितने पदार्थ जमा अथवा मुक्त होते हैं, उन दोनों के बीच रिलेशन स्टेबलाइज करता है फैराडे लॉ। फिर से एक बार बोल दूं, फैराडे लॉ स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और इवॉल्व at any anode and amount of charge which passed during the electrolysis। इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो चलिए आज हम देखते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित चार्ज के समानुपाती होता है। मतलब जितने अमाउंट की चार्ज हम पास करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना पदार्थ डिपॉजिट अथवा इवॉल्व करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान लो या मानते हैं, माना जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा को अगर हम मान लो W मानते हैं, W ग्राम, और पास्ड चार्ज या आवेश, प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा, इसको अगर हम Q कूलम मानते हैं, Q कूलम, तब ये कहता है पहला नियम कि W प्रोपोर्शनल टू Q। अब इसको अगर वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा अथवा इवॉल्व होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। अब हम इसको अगर आगे ले जाएं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड क्यू, जहाँ
जेड क्या है हमारा समानुपाती नियतांक है, जहाँ जेड समानुपाती नियतांक, जिसको हम यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। चूंकि प्रवाहित आवेश की मात्रा Q जो होती है वह दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो करंट जो पास कराई जा रही है इनटू टाइम, जितने समय तक पास की जा रही है। यदि हम करंट को I लेते हैं एम्पियर में और टाइम को अगर हम T लेते हैं सेकंड में, इन सेकंड, तब Z Q हो जाएगा IT एम्पियर सेकंड। इस वैल्यू को अगर उठा के यहाँ पे रखें तो मिलेगा अपने को W ZIT। ये है हमारा फैराडे के प्रथम नियम का गणितीय रूप। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देना है, हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि W हमेशा ग्राम में होगी, कितना ग्राम पदार्थ जमा हुआ, कितना ग्राम गैस इवॉल्व हुआ, वो हमें ऑलवेज इन ग्राम में रहेगा, और जो चार्ज होगी वो कूलम में रहेगा। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इनकी इकाई अगर कोई दूसरा दिया होगा तब हमको इसकी इकाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको ग्राम में और इसको कूलम में। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास फिर एक क्वेश्चन आता है कि जेड क्या है। जेड जिसको हमने विद्युत रासायनिक तुल्यांक माना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट माना है, वो क्या होगी। देखो यहाँ पे यदि हम रखते हैं, यदि I = 1 एम्पियर एंड T = 1 सेकेंड जब लेते हैं हम और इसमें रखते हैं तो अपने को मिलता है Z × 1 × 1 मीन्स W = Z। इस कंडीशन पर जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा है वही क्या होती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। फिर से इसको अगर हम देखें सरल तौर पर शब्दों में कहें तो क्या होगी कि किसी पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है, या कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की वह मात्रा है। फिर से एक बार कर दूं, किसी पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक कैथोड पर जमा होने वाले उस पदार्थ की मात्रा के बराबर है जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक पास करने पर जमा होती है। वंस मोर, किसी पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक पास करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पर जमा अथवा डिपॉजिट होता है। और यहाँ पर इसको दूसरे परिभाषा देखना चाहें तो हम देखते हैं, जब एक किसी सर्किट पर, किसी परिपथ पर जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक पास की जाती है तो उसमें जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस होता है, खपत होती है, वो कहलाती है 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करने से किसी इलेक्ट्रोलाइट सेल के कैथोड पर जितना पदार्थ जमा होता है वह उस पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। दूसरे शब्दों में क्या मिला कि जब 1 कूलम की धारा किसी इलेक्ट्रोलाइट सेल पर पास करते हैं तो उसे कैथोड पर जितने पदार्थ जमा होता है वह उस पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यदि हम इसको उदाहरण के रूप में समझें, मान लो अगर हमको बोलता है क्वेश्चन कि सिल्वर नाइट्रेट की विद्युत अपघटन में जब 1 एम्पियर की धारा
1 सेकंड तक पास करने से कैथोड पर 0.00118 ग्राम सिल्वर जमा होता है। सिल्वर जमा होता है तो उसकी जेड क्या होगी? तो उसकी विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? तब देखो ये ऑलरेडी परिभाषा कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट की विद्युत अपघटन में जब हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड मतलब 1 कूलम हुआ, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो इतना ग्राम सिल्वर जमा हो रहा है। इसका मतलब यही इस परिभाषा से क्या हो जाएगी, यही सिल्वर का क्या होगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। मीन्स जेड ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 0.00118 ग्राम, ये हो जाएगा। चलिए अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। हम देखें कि आखिर कैथोड पर होता क्या है, तब हमको मिलेगा। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में कि कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। अगर आप भूल गए हों तो आप मेरे पिछले वीडियो इलेक्ट्रोलाइसिस वाले को देख सकते हैं। तो कैथोड पर क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। मान लो मैं यहाँ पर मेटल को लेता हूँ, क्योंकि रिडक्शन वे पर होता है तो क्या हो जाएगी? Ne- और ये मेटल के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। इस रिएक्शन के लिए मानता हूँ माना एलिमेंट्स, यहाँ M को हमने एलिमेंट्स माना है, माना एलिमेंट्स का एटॉमिक मास A ग्राम A है और संयोजकता N है। तब इस परिस्थिति में जरा समझना है अपने को, चूंकि चार्ज को कैरी करने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तब हम देखते हैं कि चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला क्या होगी? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर। यहाँ से अगर निकालें तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल होगा। इन दोनों को जब हम इंटू करते हैं तो 96,472 कूलम पर मोल आता है, जिसको हम राउंड फिगर में 96,500 कूलम पर मोल मानते हैं। इसका मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की चार्ज 96,500 कूलम होता है। ध्यान रखना है आपको, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करता है वह 96,500 कूलम होता है, और इसी को ही हम 1 फैराड विद्युत मानते हैं। 1 फैराड विद्युत। तो हमको अगर प्रश्न पूछेगा कि 1 फैराड विद्युत क्या है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जितनी इलेक्ट्रिसिटी कैरी की जाती है, जितनी चार्ज कैरी की जाती है, वह उसकी 1 फैराड विद्युत कहलाता है। जबकि अगर हमको कूलम्ब पूछेगा तो कूलम्ब भी क्या होती है? 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक पास करते हैं तो जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस होता है वो कहलाता है 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ सोचने की बात है, ज़रा देखें हम अलग अलग रिएक्शनों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ पर देखो इस रिडक्शन प्रोसेस में n मोल इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है।
और यहाँ बता दूँ, सोडियम की इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ पर क्या होती है, Na के रूप में डिपॉजिट होता है। अगर हम मैग्नीशियम का कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 2E और यहाँ Mg हो जाएगा। अगर आप एल्युमिनियम का कराते हैं तो ये क्या होगा 3E और ये क्या हो जाएगा Al हो जाएगा। इसका मतलब अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग मोल्स इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। सोडियम के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रहा है, मैग्नीशियम के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रहा है, एल्युमिनियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रहा है, इस केस में n मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रहा है। तब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करके हम इनके लिए भी अध्ययन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखो n मोल के लिए मान लो हम इस रिएक्शन को मानते हैं, तो इस रिएक्शन में क्या होगी, n मोल यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जो पास होगा या चार्ज जो पास होगी क्या हो जाएगी n इंटू 96,500 कूलम्ब। ए चूँकि 1 मोल के लिए 96,500 कूलम्ब होता है, n मोल के लिए क्या हो जाएगा n इंटू 96,500 कूलम्ब होगा। जब इतनी सी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर A ग्राम पदार्थ जमा होता है, जहाँ A क्या है, उस पदार्थ की एटॉमिक मास है। अर्थात इतनी इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो उसकी एटॉमिक मास के बराबर पदार्थ जमा होता है। थोड़ा ध्यान समझिए फिर इसको। अगर सोडियम की केस में बात करें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रहा है, यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। मीन्स 96,500 कूलम जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, मीन्स 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं, तब सोडियम की परमाणु द्रव्यमान होती है 23, मीन्स यहाँ पर 23 ग्राम सोडियम जमा कराएगा। इसी तरह से हम अन्य एलिमेंट्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ज़रा देखें, हम अब इसको 1 कूलम के लिए निकालें। 1 कूलम के लिए हो जाएगा A/N इंटू 96,500 कूलम हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं ये क्या है, हमारा एटॉमिक मास है, मीन्स भार है, परमाणु भार है, और ये क्या है, हमारी वैलेंसी है। तो यहाँ पर परमाणु भार बटे वैलेंसी इज इक्वल टू होता है तुल्यांकी भार। हमारे पास हम पिछली बार तुल्यांकी भार की फार्मूला पढ़ चुके हैं, अणु भार बटे संयोजकता होता है। और यहाँ पर चूंकि अणु नहीं परमाणु के रूप में यूज़ हो रहा है, इसलिए परमाणु भार होगा। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ लिखता हूँ मैं परमाणु भार, परमाणु के केस में परमाणु भार होता है, और ये क्या होती है संयोजकता, या इसको हम बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर n का एक दूसरा नाम भी है वैलेंसी फैक्टर। जैसे सोडियम के वैलेंसी फैक्टर 1 क्योंकि 1 मोल यूज़ हो रहा है, मैग्नीशियम के वैलेंसी फैक्टर 2 मोल यूज़ हो रहा है, एल्यूमिनियम के वैलेंसी फैक्टर 3, यहाँ पर 3 मोल यूज़ हो रहा है। तो अब इसके बाद अगर देखें हम, तो हम इसको लिख सकते हैं 1C इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके तुल्यांकी भार को हम E से डिनोट करते हैं, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा A/N। इस वैल्यू को अगर रखते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, E अपॉन हो जाएगा 96,500। और चूंकि आप जानते हो कि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो कैथोड पर जो जमा होने वाली पदार्थ की जो मात्रा, चूंकि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो क्या Z ग्राम पदार्थ जमा होता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू E अपॉन 96,500, और यहाँ E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Z इंटू 96,500, और E क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट मास है। देखो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट मास, और जिसको E से डिनोट किए हैं, तो हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इंटू हो जाएगा 96,500। ये हमारे पास फार्मूला आता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं किसी पदार्थ की तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, यदि हमको उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक दिया गया हो। और यदि तुल्यांकी भार दिया रहेगा तो हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालने के लिए इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारा
फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से है। फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब दो बेसिक चीज़ आ गया हमारे पास, जेड और ई। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न मिसकंसेप्शन होता है। जेड है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जबकि ये क्या है, हमारा इक्विवेलेंट मास है, और दोनों सेम चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमने देखा है कि जब इस पर 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जितना पदार्थ डिपॉजिट होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जबकि 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, या फिर क्या हो जाएगी 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो जो पदार्थ जमा होती है कैथोड पर वो उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तब के बराबर पदार्थ तब जमा होती है जब विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में 1 कूलम करंट पास किया, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी या 1 कूलम चार्ज पास की जाती है। जबकि अगर 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब उसकी इक्विवेलेंट मास के बराबर पदार्थ जमा कराता है। ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेस इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड देखते हैं हम लोग। चलिए अब हमारे पास ये आती है, कई बार इंडस्ट्रियल व्यू से एक साथ कई पदार्थों की विद्युत अपघटन कराने पड़ते हैं। उस परिस्थिति की अगर हम बात करें तो मान लो हम लेते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल है, जिसमें एक को मैं ले रहा हूँ कॉपर, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट मान लो भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट सेल है हमारे पास जिस पर 2 इलेक्ट्रोड हैं, और इस पर अगर हम सिल्वर नाइट्रेट भरते हैं तब अगर इसको इंडिविजुअली देखा जाए तब यहाँ पर क्या होगी, ये मान लो कैथोड मानते हो, ये कैथोड है और इसको हम एनोड मानते हैं। यहाँ पर ये एनोड है मान लो और ये कैथोड है, तब आपको पता है कि कैथोड पर ही मेटल जमा होता है, तो यहाँ पर क्या होगी, आपका कॉपर डिपॉजिट होगा और यहाँ पे क्या होगी, सिल्वर डिपॉजिट होगा। और कितना डिपॉजिट होगा इंडिविजुअली उसको फर्स्ट लॉ से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इन दोनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दें मतलब यहाँ से हमने क्या किया, ये इसका कैथोड, और यहाँ से हम लेते हैं बैटरी से जोड़ा, ये चूंकि एनोड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपका इलेक्ट्रोलाइट सेल में ये प्लस करते हैं, ये ऐसा जोड़ देते हैं, तब यहाँ पे देखो सेम करंट इलेक्ट्रोलाइट सेल पर जितना भी होगा सोर्स, सेम करंट क्या होती है, पास हो रही है, और सेम इलेक्ट्रोलाइट सेल जो कि सीरीज क्रम में अटैच है। तो हमारे पास प्रश्न आती है कि जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटनी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत की समान मात्रा समान समय तक प्रवाहित की जाती है, तब उनके इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या होती है। तब यहाँ पर इसके लिए रूल दिया गया है, मान लो अगर इस पर जमा होती है W1 ग्राम और इस पर जमा होती है W2 ग्राम, तब ये सेकेंड लॉ फैराडे का कहता है W1/W2 इज इक्वल टू होता है E1/E2। ध्यान दीजिएगा ये क्या बोल रहा है कि जब 2 या 2 इलेक्ट्रोलाइट सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके विद्युत की समान मात्रा समान समय तक प्रवाहित करते हैं, तो उनके कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा का अनुपात उनके विद्युत या तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या है, इक्विवेलेंट मास। अब इस केस पर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा वेट ऑफ कॉपर होगा, ये अपान हो जाएगा वेट ऑफ सिल्वर होगा, और ये इक्वल टू हो जाएगी इक्विवेलेंट वेट या मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर हो जाएगा, और ये हो जाएगी इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर हो जाएगा। ये सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है।
अब इसको हम डिराइव करना चाहते हैं कि आखिर कहाँ से आया। तब देखो ये फैराडे की फर्स्ट लॉ से अगर बात करें तो हमको पता है W इज इक्वल टू होता है ZQ, W इज इक्वल टू होता है ZQ। और इसलिए चूंकि देखो अगर मैं अलग अलग करूं तो W1 की केस में ले हम पहले इलेक्ट्रोलाइट सेल के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Z, अगर Q1 करंट या Q1 चार्ज पास की जाती है तो क्या हो जाएगा ये फार्मूला W1 इज इक्वल टू ZQ1। दूसरे के लिए हो जाएगा ZQ2 हो जाएगा। और इन दोनों की इस केस में देखो चूंकि सीरीज क्रम में अटैच हैं और सीरीज क्रम में अटैच होने की वजह से चूंकि यहाँ क्या है विद्युत की समान मात्रा जा रही है दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेल पर, और कितनी जा रही है, Q जा रही है। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की अगर हम अनुपात निकालते हैं तो क्या मिलेगी W1 अपॉन W2 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी Z, और ये हो जाएगा हमारे पास ये सॉरी Z1 ले लो इसको, ये Z1 और Z2 है, ये क्या हो जाएगा Z1 और ये हो जाएगा हमारे पास Q, और दूसरा हो जाएगा Z2, ये हो जाएगा Q, क्योंकि दोनों पर सेम इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर देखें हम तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू आ गया Z1 अपॉन Z2। चूँकि हमको पता है Z इज इक्वल टू होता है E अपॉन 96,96,500। इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो हमको मिलेगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू मिलेगा Z1 अपॉन 96,500 अपॉन हो जाएगा सॉरी E1, और ये हो जाएगा E2 अपॉन 96,500। ये कैंसिल हो जाएगा और मिला हमको W1 अपॉन W2, यहाँ E1 अपॉन E2। ये है सेकेंड लॉ फैराडे के विद्युत अपघटन का। ये फार्मूला स्टेटमेंट से आई थी, ये डेराइव कैसा हुआ ये आपको बता दिया गया। चूंकि यह 4 अज्ञात राशियों से बना हुआ है, इसमें से अगर कोई 3 दिया हो तो हम चौथा निकाल सकते हैं। फिर से देखते हैं W1 क्या है, पहले इलेक्ट्रोलाइट सेल के कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा है। E1 क्या है, उस पदार्थ की इक्विवेलेंट मास है। W2 सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट सेल की कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा है। D2 क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट सेल जो जमा हो रहा है पदार्थ उसका इक्विवेलेंट मास है। तो इस तरह से ये हो जाता है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम और द्वितीय नियम। आज के वीडियो में इतना ही।